नमस्कार, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं यूपी का। यूपी की तरफ जहां चुनावी तरकश से हर तरह के तीर चलाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज 3 जातियों का सम्मेलन कर रहे हैं। बीजेपी ने जयंती पर भी नेहरू को नहीं बख्शा। यूपी बीजेपी ने वीडियो जारी कर नेहरू पर हमला बोला है। उधर मायावती की मां के निधन पर शोक जताने प्रियंका गांधी उनके घर तक पहुंची। लेकिन इस वक्त यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जिन्ना बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर फिर जिन्नावादी होने का आरोप चढ़ा है। तो ये 3 तस्वीरें यूपी चुनाव से जुड़ी 3 खबरें। यूपी में चुनावी जंग जबरदस्त चल रही है और जिन्ना पर जुबानी जंग भी जारी है। अखिलेश आज कुशीनगर के चुनावी दौरे पर हैं। आज तक से उन्होंने खास बातचीत की है। कल सीएम योगी के गढ़, आज कुशीनगर जो अभिवादन मिल रहा है उस पर क्या कहेंगे, जो भीड़ में देख पा रहा हूं? कल से लेकर के आज लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और ये जो जन समर्थन सड़कों पे दिखाई दे रहा है, ये 22 में बदलाव लाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बहुत झूठ बोला है। जो इन्होंने वादे किए थे आज पूरे नहीं हुए हैं। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है। नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। अखिलेश जी, कल सीएम आपके गढ़ में थे, आप सीएम के गढ़ में थे एक तरह से, और अब 16 तारीख जो आ रही है उसमें पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और आप उसी दिन जो है गाजीपुर में हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी है पार्टी की? आजमगढ़ का जो काम और विकास समाजवादियों ने किया उसको देखने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग गए थे। और जो बर्बाद हुआ है उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के साथ खिलवाड़ की है, जो काम और फैसले होने चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश खुशहाली में के रास्ते पे जाता, वो आज काम रुक गया उत्तर प्रदेश में। जहां तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने जैम की नई डेफिनेशन दे दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का, उनका जैम है नफरत का, झूठे फंसाने का। जहां तक समाजवादी पार्टी है, इस जैम का जवाब दें। जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में कितना झूठ बोला है ये जनता को बताएं। भारतीय जनता पार्टी आज उसके हर नेता अहंकार में है और एम फॉर महंगाई। कम से कम भारतीय जनता पार्टी महंगाई कैसे बढ़ रही है उसका जवाब दे। वो जैम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये जैम है कम से कम इसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी पे हो तो बताएं। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है, ये देश को बर्बाद करने का है। अर्थव्यवस्था को तो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। आप लैपटॉप को लेकर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत आक्रामक रहे हैं। लैपटॉप उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, 1 डेटा फ्री देंगे और वाईफाई संस्थाओं में लगाएंगे। आज वो वादा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर 16 की यात्रा में आ रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है? मुझे उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर जी को भी आना है गाजीपुर में। अब क्योंकि प्रशासन ने रोक दिया है, प्रशासन किसके दबाव में है, और फिर हम तो गाजीपुर से आजमगढ़ जा रहे हैं। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिरकार प्रशासन क्यों रोक रहा है ये प्रशासन ही बता सकता है। प्रशासन की तरफ से रोका गया है, आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है इससे निकलने की, किस तरह से आप जाने वाले हैं?
अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में स्ट्रेटेजी जरूर बनाएंगे। आजमगढ़ का भी दौरा आपका 17 को होने वाला है, 3 दिन बाद अमित शाह के जाने के बाद, क्या मायने? अब जब जाने ही नहीं दे रहे तो क्या आजमगढ़ पहुंचेंगे? जो लोग आजमगढ़ में काम नहीं किए हैं, गाजीपुर पहुंचने से डर गए हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि सरकार भी वापस आएंगे? तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों पर करारा वार किया। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद करिए जब सरदार पटेल स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था जिसकी मर्जी आई जहां जाए, और तब सरदार पटेल के हाथों में जिम्मेदारी आई थी। देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का जो अभियान प्रारंभ किया, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों कहते थे कि नहीं, हम नहीं भारत गणराज्य में शामिल होंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सीधी बातों से मानोगे ठीक है, नहीं तो टेढ़ी हाथ टेढ़ी उंगली से भी हमें घी निकालना आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंसा की आग में अमरावती जल रहा है। कल एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद आज अमरावती में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और हालात को काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और साथ ही कर्फ्यू भी लगाया गया है। जितनी तेजी से महाराष्ट्र में हिंसा की आग भड़की, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से सियासत भी शुरू हो गई। एक दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। रिलीजियस दंगा का कोई हिस्ट्री नहीं है त्रिपुरा में। ये हमारा त्रिपुरा का इतिहास का गरिमा है। कुछ आदमी लोग कुछ आके इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरो राजनीति के लिए। फेक पिक्चर्स, फेक न्यूज जो दूसरे देश के हैं वो दिखा रहा है। तो त्रिपुरा में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। त्रिपुरा में अभी भी अवस्था सामान्य है, नॉर्मल है। त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ इसकी जांच हम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। हमारा जो फोर्स है वो कॉम्पिटेंट फोर्स है और इनफ फोर्स है, उसमें अभी बाहर से कोई भेजने का आवश्यकता अभी तो नहीं है। देखिए, त्रिपुरा में जो हुआ वो एक शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सियासत की साजिश है और जिस तरह से फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ करके पूरे देश के माहौल को ख़राब करने की साजिश की गई और उस साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, उससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के जो थके हारे हताश निराश लोग हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश को बांटने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे और इस तरह की सांप्रदायिक उन्माद की साजिशों से भरपूर किस्से और कहानियां गढ़ेंगे और ये बात एक्सपोज हुई है। महाराष्ट्र में क्यों दंगे हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमरावती हो, नांदेड़ हो और कुछ इलाके में, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों, या पूरे देश में हिंदू है ना, फिर सब जगह पे रिएक्शन उठनी चाहिए। फिर सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? और चलिए रुक करेंगे, अमरावती से मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, महाराष्ट्र में एक तरफ हिंसा की आग भड़क रही है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर से सियासत जोरों पर है, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लगता है इतना तनावपूर्ण माहौल है, इसके बावजूद भी जो राजनीतिक बयानबाजी है वो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा से बात करी तो उनका कहना था कि जितने अमरावती के लोग हैं वो ही इस पूरे मसले को सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेता संजय राउत को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें नहीं पता ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है। वो उनके कलीग जरूर हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है उन्हें ग्राउंड जीरो की रियलिटी पता नहीं है। पहले भी हमने देखा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, एक दूसरे पर आरोप लगाए और कहा यह तो एक कंस्पिरेसी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या हो रहा है। अमरावती में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें सुनसान हैं, शटर्स डाउन है क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है अगले 4 दिन तक। इंटरनेट सर्विसेज भी पूरी तरीके से डाउन है, लोग परेशान हैं। हालांकि लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि चीजें अब धीरे धीरे एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने तमाम लोगों से यह अपील करी है कि कोई भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को या पोस्ट को वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साझा ना करें क्योंकि इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ सकता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो अलग अलग लोगों को जो जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए उसे बुक भी कर रही है, अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, एफआईआर भी रजिस्टर करी जा रही है, चाहे वो नांदेड़ हो, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे वो अमरावती क्यों ना हो। कल तक ऐसा लग रहा था शायद जो लोकल पुलिस है वो थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन अब जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर एसआरपीएफ की 2 और कंपनियां भेज दी गई हैं, 125 और ज्यादा पुलिस पर्सनल भेज दिए गए हैं जो लोकल पुलिस की मदद कदम उठाए जा रहे हैं स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई इनपुट्स हो कि स्थिति अभी और आगे खराब हो सकती है। अब नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे पंकज। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल कमांडो टीम ने 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद 50 लाख के इनामी समेत 26 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के खिलाफ हाल का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में C60 के 4 जवान भी जख्मी हो गए। महाराष्ट्र की जांबाज खाकी का जबरदस्त एक्शन। नक्सलियों पर कहर बनकर टूटे कमांडो। भीषण एनकाउंटर में नक्सलियों पर करारा वार। 26 नक्सली मारे गए, 50 लाख का इनामी भी ढेर। नक्सलियों के खिलाफ शूरवीरों का ऑपरेशन C60। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सरहद पर यही है वो गढ़चिरौली इलाका। नक्सल प्रभावित इस जिले में शुक्रवार की सुबह नक्सलियों के लिए बुरी खबर लेकर आई जब महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल कमांडो की फोर्स C60 ने नक्सलियों को घेर लिया और इसके बाद शुरू हो गई दोनों तरफ से भीषण लड़ाई। लेकिन इसमें खाकी कमांडो भारी पड़े। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही C60 का नक्सलियों से सामना हो गया। सिर्फ नक्सलियों से लड़ने के लिए बनी इस कमांडो फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। करीब 10 घंटे का जबरदस्त एक्शन जब खत्म हुआ तो 26 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई। कई नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, बाकी की पहचान का काम जारी है और मौके पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मारे गए नक्सलियों में 20 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। एनकाउंटर हुआ उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष है, 6 महिलाएं हैं और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी कि इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। हाँ, मैं बिल्कुल महाराष्ट्र पुलिस हमेशा ऐसी कार्रवाई करती रहती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रहती है और ये एकदम किसी को भी अभिमान लगे ऐसा एक कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है और इसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये ऑपरेशन कितना अहम था इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये कुख्यात नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े उर्फ सहयाद्री है जिस पर पूरे 50 लाख का इनाम था। नक्सलियों की लिस्ट में 15वें नंबर पर उसका नाम दर्ज था। तेलतुंबड़े कोरेगांव दंगा केस का वो मुख्य आरोपी है। 2019 के आईडी धमाके में भी उसकी तलाश रही है। गोरिल्ला युद्ध में उसे माहिर माना जाता था, वो इसका ट्रेनिंग देता था। उसकी पत्नी भी माओवादी संगठन से जुड़ी रही है।
2011 में उसे गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर मुंबई से 920 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली के घने जंगलों में हुआ। नक्सलियों के पास हथियारों का जखीरा मौजूद था। कुल 29 हथियार अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जरा नक्सलियों से बरामद हथियारों की लिस्ट पर गौर कीजिए। 5 AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर लगी 1 AK राइफल, 1 इंसास, .303 की 3 गन, 12 बोर की 9 गन और 1 पिस्टल शामिल है। जिस गढ़चिरौली इलाके में एनकाउंटर हुआ वो आने जाने के लिहाज से दुरूह माना जाता है, लेकिन C-60 कमांडो दस्ता इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ था। हालांकि इस ऑपरेशन में पुलिस के 4 कमांडो घायल हो गए। सभी को एयरलिफ्ट करके नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर कॉम्प्लेक्स में भर्ती कराया गया है। अब जरा इस ऑपरेशन को लीड करने वाले कमांडर सौम्या मुंडे से मिल लीजिए। उन्हीं की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी मुठभेड़ शुरू हुई। सौम्या मुंडे एडिशनल SP हैं। वो IIT पास आउट हैं, बाद में IPS बने। नक्सलियों के शवों को गढ़चिरौली के जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा। महाराष्ट्र में कम से कम इस दमदार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। जल्द लौट रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत लगातार मजबूत हो रहा है। रूस ने भारत को मिसाइल रक्षा सिस्टम S-400 भेजना शुरू कर दिया है। S-400 मिसाइल सिस्टम समुद्री और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। वायुसेना इस मिसाइल रक्षा सिस्टम की पहली तैनाती भारत पाक सरहद पर करेगी। ये 40,000 करोड़ का सौदा है, जिसमें 5 सिस्टम मिलेंगे। ये दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है। इसमें 4 सुपरसोनिक एवं हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइलों, ड्रोन को मार गिराती हैं। एक सिस्टम से 400 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह सुरक्षित बनता है। उधर पूर्व सैनिकों से एक मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से भारत की तुलना नहीं हो सकती है। भारत देश की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय भारतवासियों के अंदर, आप सबके अंदर जो स्वाभिमान का भाव जागृत होता है, वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वो पारिवारिक सामाजिक स्वाभिमान नहीं होता है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव होता है। समस्त देशवासियों में इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना और सशक्त, प्रबल और प्रखर बनाने में मैं समझता हूं कि आप सबकी बहुत ही महत्व। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते